हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के टेस्ट नंबर 13 पर। वैसे हमने 1 नंबर से टेस्ट पेपर किए हुए हैं, तो आई होप कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने कर लिया। और जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है तो टेस्ट नंबर फर्स्ट से आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर @रिसोर्स यूपीपीएससी सर्च करेंगे तो आपको चैनल ये मिल जाएगा। एक दो लोगों को कमेंट आए थे, सबके नहीं आए थे कि वॉइस कम थी। वैसे इस फ़ोन से तो मैं वॉइस पूरी फुल रखती हूँ, वॉइस कम होने का चांस नहीं है, बट फिर भी इनकेस अगर वॉइस कम है तो मैं वॉइस फिर से फुल ही रखने की कोशिश करूँगी। तीसरी बात कि आप लोगों ने सजेशन दिया है कि आप क्वेश्चन पढ़ दीजिए और उसका फिर आंसर डायरेक्ट बता दीजिए, ऑप्शन मत बताइए। तो मैं करूँगी, क्योंकि ये फुल टेस्ट पेपर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है फुल टेस्ट मतलब 150 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ये वीडियो वैसे ही लंबा जाएगा। अगर मैं पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी तो अगर मैं बहुत शॉर्ट में बनाऊँगी तो 2 घंटे तो कम से कम लग ही जाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो आप लोगों ने सजेशन दिया है मैं उसको मानूंगी और वैसा ही बताऊंगी, ताकि आप लोगों का समय कम से कम ख़त्म हो। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। फिर जो कुछ बातें रह जाएंगी तो उनको हम बीच में कर लेंगे। ओके। हाँ, एक बात और बतानी है कि पीडीएफ के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, अभी टेलीग्राम नहीं रिकवर हुआ, उसको रिकवर होने का 7 दिन दिया था टाइम, तो उसमें से 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन 4 दिन भी बहुत लंबे हैं। तो मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लिया है, आप लोग मुझे कमेंट कर दो अपने मोबाइल नंबर, तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपको भरोसा है, मैं एक लड़की ही हूँ, आपके नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी, आपको पीडीएफ ईजिली मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर मे बी कि शायद मैं ना कर पाऊँ, तो इतना मैंने रास्ता निकाला है। आगे कोई और बात हो तो आप मेरे साथ शेयर करना, मैं फिर उसका आगे देखती हूँ कि क्या हो सकता है। ओके, देखो फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, 1960 तक मसूरी, चक्राता व देहरादून को छोड़कर पूरा पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊं मंडल में था। सेकंड कह रहे हैं कि 1969 यानी 1969 तक हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के तत्कालीन 7 जिले कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते थे। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब ये मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आंसर की बात करूंगी। तो आंसर आपका यहाँ पर डायरेक्ट एक सही है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, मतलब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा क्यों नहीं सही है, तो कह रहे हैं 1969 तक देहरादून को छोड़कर, यहाँ पर हरिद्वार को है। इतना तो बता दूंगी कि गलत क्यों है, ठीक है, वरना पीडीएफ अगर जिसको नहीं मिल पाई तो उसको फिर क्वेश्चन ऊपर से निकल जाएगा, है ना। तो देहरादून, हरिद्वार नहीं, देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के तत्कालीन 7 जिले कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते थे। ओके, और वैसे भी मैं अपनी स्पीड नॉर्मल नहीं रखने वाली, मैं उसमें 1.5 तक की स्पीड कर दूंगी, तो आपका वीडियो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले की स्थापना 1997 में नहीं की गई थी। यहाँ पर नहीं की गई थी पूछा है। ऑप्शन ए ऊधम सिंह नगर जिला, मतलब सॉरी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मैं सिर्फ इनमें से आंसर बताऊंगी। ये सारे जिले दिए गए हैं कि इतनी जिलों में से 1997 में किसकी स्थापना नहीं की गई थी। तो ऑप्शन फिलहाल तो 2 का डी दे रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। जिले की स्थापना का समय दिया गया है, ऊधम सिंह नगर जिला जो है आपका वो 1995 26 दिसंबर 1995 को बता रहे हैं। ठीक है, चंपावत जिला इसको आपका 1997 बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग 1997, बागेश्वर जिला 1997, इसके बाद में हरिद्वार जिला 1998। तो इसके पहले किसकी स्थापना की गई थी, तो डी कह दिया इन्होंने कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का फिर चयन करना है। ऑप्शन है सन 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया था। सेकंड कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के 5वें जिले के रूप में सम्मिलित किया गया था। ये आपके ऑप्शन दे दिए इन्होंने। आंसर की बात करें तो आंसर डी कह रहे हैं कि केवल सेकेंड। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त को टिहरी रियासत कुमाऊं को मंडल के 5वें रूप में सम्मिलित किया गया। अच्छा, इसको क्यों हटा दिया गया था, तो इन्होंने कहा है कि सन 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया था। इन्होंने कहा मेरठ मंडल से हटाकर सम्मिलित कर दिया गया था और गलत बताना है हमें, तो यहाँ पर ये आपका गलत है। ओके, हाँ ये गलत क्यों है, क्योंकि 5वां जिला नहीं होगा, ये चौथे जिले के रूप में क्या हो जाएगा, चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया। अब मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ, सिर्फ गलत क्यों है सही क्यों नहीं है इतना ही केवल बता रही, पूरा डिटेल में ये ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हमारे इंग्लिश के भी जुड़े हुए हैं, मतलब जो जिनका इंग्लिश मीडियम है, तो आप ये भी देख लो। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, 5,000 से 50,000 के बीच की आबादी वाले शहरों कस्बों में नगर पंचायतों का गठन किया जा सकता है। सेकंड, नगर पंचायत का गठन नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों पार्षदों द्वारा किया जाता है। थर्ड, प्रत्येक 5वें वर्ष में
प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नगर पंचायत का गठन किया जाता है। एंड फोर्थ कह रहे हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुल 47 नगर पंचायत है। तो ये फिलहाल आपके ऑप्शन दिए गए। हम बात करेंगे यहाँ पर आंसर की। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका। तो अगर बात यहाँ पर हमें सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही बताने हैं, तो आंसर की बात करें तो डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं। इन्होंने पूछा है गलत विकल्प कौन सा है, तो फिलहाल इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन को मैंने आपको बता ही दिया पढ़ के। क्वेश्चन मैं पूरा बता दूंगी बट आंसर मैं पूरा नहीं बताऊंगी, सिर्फ डायरेक्ट आंसर टिक करूंगी, उसके ऑप्शन नहीं बताऊंगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहना क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान लागू होने पर लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। सेकंड कह रहे हैं कि उत्तरांचल भारत के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर बताना है। ये आपके विकल्प हैं। सही उत्तर की बात करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि बी ऑप्शन केवल आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये जो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान लागू होने पर, तो ये आपका गलत है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। बाकी आपका सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2020 के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय लागू किया गया। सेकंड कह रहे हैं यहाँ पर कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय लागू किया गया था। एंड थर्ड है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय लागू किया गया था। अब ऑप्शन ही आपके दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो भी गलत विकल्प होगा वो बताना है। तो फिलहाल तो कह रहे हैं डी, इनमें से कोई नहीं। देखो कई क्वेश्चन तो एक सर हैं, उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी के साथ मुझे कल मैसेज किए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन तो आपके जो गूगल में भी अपडेटेड नहीं है, और कुछ क्वेश्चन को ये जो आपका आयोग है यूपीपीसीएस शायद वो सही मान लेता है। तो केयरफुल रहिएगा। उन्होंने भी बोला और मुझे भी जब कल ये महसूस हुआ तो मैंने कहा कि ऐसे हम क्या करें कि क्वेश्चन अगर गलत है, डाउट है, तो हम गूगल कर सकते हैं, पर गूगल में भी सारी चीज़ें सही नहीं दी हैं। वहाँ पर सही नहीं दी है मतलब ये नहीं है, सही नहीं दी मतलब ये है कि वहाँ पर चीज़ें अपडेटेड नहीं हैं। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जिससे आप तैयारी कर रहे हो यूपीपीसीएस की, उससे ज़रूर एक बार मैच कर लेना, मेरी ये रिक्वेस्ट है ना। अब मेरे पास भी एक ही साधन है, गूगल है। मेरे पास तो रिसोर्स भी बहुत कम है इन सब चीज़ों के, तो मैं तो गूगल से ही देखती हूँ, पर कई बार गूगल में भी अपडेटेड नहीं है चीज़ें। तो आप भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ये रहा हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वेश्चन। ये 4 नंबर क्वेश्चन है जो हमने अभी बात करी। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देखते जाइएगा। और ये रहा हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024 के संदर्भ में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जनवरी 2024 में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों का विनियमन 2024 दिशा निर्देश जारी कर दिया। सेकंड, इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं कर सकता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से सही कथन का चयन करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं कि सही है। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024 का अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष, ये जो 18 किया है इसकी जगह पर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं कर सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट, गन्ने की फसल के लिए उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण केंद्र सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। सेकंड, गन्ने की फसल के लिए राज्य सलाहकार मूल्य का निर्धारण वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो आंसर आपका बी यहाँ पर सही गलत पूछा है, तो बी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्यों? गन्ने की फसल के राज्य सलाहकार, तो गन्ने की फसल के लिए राज्य सलाहकार मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए ये गलत है। फिलहाल गलत पूछा था तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत को 4थे स्थान पर रखा गया है। सेकंड, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि Q1 में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए। अब इनमें से गलत विकल्प जो होगा वो हमें चुनना है। आंसर की बात करें तो डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यानी कि आपका सही है, दोनों के दोनों। कह रहे हैं कि भारत 2020 में विश्व के सर्वाधिक प्रवासी नागरिकों वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर, यानी कि भारत से बहुत सारे लोग
दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्हें बोल देते कि प्रवासी नागरिक, है ना, प्रवास कर गए। और भारत में पैदा हुए 18 मिलियन लोग देश से बाहर रहते हैं। 18 मिलियन मतलब ठीक ठाक रहेंगे वो, मतलब इसकी जो है नंबरिंग ठीक ठाक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप अब यहाँ पर देख लीजिए। हम फिलहाल बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। ये रहा 9th नंबर आपका क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होता है, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 7 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के नीलकंठ वन महाकाल में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किसने किया। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन, तो डी है डॉक्टर मनसुख मांडविया। मांडविया है, वैसे मांडवियास तो मैंने नहीं सुना, मे भी हो सकता है। तो ये आपका आंसर है। और वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो मैं जब आपको PDF व्हाट्सएप पे भेजूँगी तो आपको वहाँ से सही से चीज़ें पढ़ने में मिल जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो टेस्ट पेपर ये फुल लेंथ है, तो इसमें वैसे ही टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को संशोधन के लिए वर्ष 2030 में यानी 2013 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन आम सहमति नहीं होने के कारण इसे स्थायी समिति और प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था। सेकेंड है, थॉमस आर डाई के अनुसार लोक नीति का संबंध उन सभी बातों से है जो सरकार करने अथवा न करने का निर्णय लेती है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, तो डी ऑप्शन है कि गलत कथन पूछा और इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर भी गलत बताना है। ऑप्शन ए, संशोधित नियमों के अनुसार राज्य में उन नगरों में निगम परिषद का गठन किया जाता है जिसकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 या इससे अधिक होगी। सेकेंड, 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर यह ऑप्शन दिए गए हैं, फिलहाल हमें बताना इसका आंसर कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल गलत बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1993 में, ये 1992 है ना, बहुत ध्यान देना, ये एकदम माइनर सी मिस्टेक है बट हो जाता है। 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये आप इसको देख लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड राज्य में अप्रैल 2001 में मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किए गए थे। सेकंड कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से अपने एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। तो ये फिलहाल हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत है, ठीक है। कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 178, ठीक है, 178, तो जो आपकी राज्य की पॉलिटी जिसे आप पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, तो राज्य के बारे में क्या दिया गया वो जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये आर्टिकल भी हो सकता है कि मिस मैच हो। 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत है। ये रहे हमारे क्वेश्चन जो हमारे फ्रेंड्स देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, विधानसभा के किन्हीं 2 सत्रों रहे थे कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य तथा यह संख्या किसी भी परिस्थिति में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। आंसर की बात करें 14 नंबर क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन दे रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। और यहाँ पर सत्य ही बताना था, गलत नहीं बताना था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इस क्वेश्चन में गलत बताना है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। सेकंड, कोई भी कानून राज्यपाल और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हस्ताक्षर के बिना लागू नहीं किया जा सकता। थर्ड है कि महाधिवक्ता कानूनी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्यों को निष्पादित करता है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। कोई भी कानून राज्यपाल और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के हस्ताक्षर के बिना लागू नहीं किया जा सकता, ये इन्होंने बोला है कि गलत है। तो देखो, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल ये क्वेश्चन आप देखते जाइए, ओके।
14 और ये आपका हो गया 15। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, बांस आच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। सेकंड, बांस आच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। एंड डी, बांस आच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। तो ये फिलहाल आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करके ऑप्शन भी दिए गए हैं। हमें फिलहाल यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि यहाँ पर इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो देख लेना। मुझे मध्य प्रदेश वाले में थोड़ा सा डाउट आ रहा है। मुझे लग रहा है अरुणाचल प्रदेश प्रथम पे होना चाहिए, मध्य प्रदेश सेकंड या थर्ड पे होना चाहिए। तो एक बार देख लेना गूगल में, हो सकता है कि गूगल में अपडेट ना हो। वैसे ये 2021 की है रिपोर्ट, तो अपडेट हो जाना चाहिए चीज़ों को। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 16। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। चलें नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट, ये नवीनतम खनिज डेटा 2023 30 अप्रैल के हैं। विश्व में एपेटाइट के उत्पादन में भारत का 15वां स्थान है। सेकेंड, बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। थर्ड, सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताना है यहाँ पर फिलहाल गलत है। तो ये करें कि डी ऑप्शन है, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ये रहा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ये भी आपका उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन फर्स्ट, छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। सेकेंड, गुजरात भारत का सबसे बड़ा आम नमक उत्पादक राज्य है। एंड थर्ड, मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर गलत विकल्प बताने और ये विकल्प दिए गए हैं। आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर डी कह रहे हैं, बट मैं इसको एक बार गूगल करना चाहूँगी। मुझे इनमें से डाउट है, क्योंकि आम उत्तर प्रदेश में भी फर्स्ट रैंक में ही आता है, और तांबा मध्य प्रदेश थोड़ा सा डाउट हो रहा। देख लेती हूँ, मुझे डाउट है तो मैं देख लेती हूँ। आपको लगे तो आप देख लीजिएगा। देखते हैं कि अगर अपडेटेड हैं चीज़ें तो फिर मैं देखती हूँ। ओके, का तो फिर भी सही है, बट आम में उत्तर प्रदेश ही आ रहा है। इन्होंने गुजरात भारत का सबसे बड़ा आम और नमक का मान सकते हैं, बट आम का तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको आप देख लीजिएगा या फिर इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे डाउट लगा तो मैंने बात की आपके साथ में, आप भी देखिएगा इसको। ये रहा हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। हमें बढ़ना है नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नवीनतम कृषि डेटा 2023 30 अप्रैल 2023 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना। ऑप्शन फर्स्ट, नारियल की सर्वाधिक उत्पादकता केरल राज्य में है। सेकंड, कर्नाटक भारत का सबसे सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। थर्ड, गुजरात भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर फिर से गलत ही बताना है। बात करेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि है, इसका गलत है। नारियल की सर्वाधिक उत्पादकता इन्होंने महाराष्ट्र राज्य में बताई है, और कर्नाटक भारत का दूसरा सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक दिया है, प्रथम और दूसरा तो नहीं दिया है। और गुजरात भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य, और दूसरा इसके बाद महाराष्ट्र है। तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये आपके कृषि डेटा ही है। ऑप्शन है, तेलंगाना भारत का सर्वाधिक कच्चा पाम तेल उत्पादक राज्य है। बी, अंतर्देशीय मछली उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। सी, ज्वार उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। एंड डी, मक्के के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य कर्नाटक है। यहाँ पर भी गलत बताना है। तो गलत आपका ऑप्शन ए बोल रहे हैं, तेलंगाना। कह रहे हैं आंध्र प्रदेश भारत का सर्वाधिक कच्चा पाम तेल उत्पादक राज्य है, और दूसरा तेलंगाना है। इन्होंने तेलंगाना को सर्वाधिक बोला, इसलिए शायद गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कहना है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया है। सेकेंड, वर्ष 1878 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए। अब यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प कह रहे हैं कि डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत बिहार और असम में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। सेकंड, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा मद्रास में की गई थी। तो कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ये आपके विकल्प हैं फिलहाल। अब हमें सही उत्तर बताना है, तो 22 का ए ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही है।
यानी कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी, ठीक है, मद्रास में नहीं, तो इसलिए ये वाला हो जाता है गलत। ये की गई थी कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, जड़ें गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम आदि पौधों में खाने योग्य भाग होती है। बी, तना, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, गन्ना आदि पौधों में खाने योग्य भाग होता है। सी, पत्तियां, पालक, सरसों आदि पौधों में खाने योग्य भाग होती हैं। एंड डी, फल, चावल, मूंगफली, दालें आदि पौधों में खाने योग्य भाग होता है। तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन में कि गलत ऑप्शन फिलहाल हमारा क्या है, क्योंकि गलत ही पूछा है। तो कह रहे डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। क्यों? फल, सेब, अमरूद, अंगूर आदि पौधों में खाने योग्य भाग होता है और बीज, गेहूँ, चावल, मूंगफली, दालें आदि पौधों में खाने योग्य भाग होते हैं, तो इसलिए ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन 23 नंबर। ओके, चले। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जंतु कोशिका के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सेकेंड, इसमें लवक उपस्थित होता है। थर्ड, इसमें तारकाय अनुपस्थित होता है। फोर्थ, इसमें रिक्तिकाएँ छोटे आकार की होती है। एंड फिफ्थ, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। तो ये फिलहाल हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। नॉर्मली आपको पता ही है कि ऑप्शन कैसे फॉर्म किए जाएंगे। हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की। देखो, आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पर गलत बता रहे हैं। जंतु कोशिका के संबंध में इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें लवक अनुपस्थित होता है। इन्होंने बोला इसमें लवक उपस्थित होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में इसमें तारक का अनुपस्थित होता है, ये बोले कि इसमें तारक का उपस्थित होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। इसीलिए और गलत पूछा है तो सेकेंड और थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लो, ऑप्शन ये दिए गए हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 1929 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को हराया था। सेकेंड, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख गुजरात में अवस्थित धौलावीरा से प्राप्त किया गया। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। विकल्प आपको दिख ही रहे हैं नॉर्मली। तो बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ कह रहे हैं कि इन्होंने पूछा था कि सही उत्तर चुनिए, तो बी ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट इन्होंने गलत बताया, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 1929 नहीं बल्कि 1949 यानी 1949 को, ठीक है, 1949 में तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को हराया था। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन है गलत, और बाकी जो सही है वो बता दिया। ये रहा हमारा क्वेश्चन 25 नंबर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि उस घटना का चयन करें जो सबसे अंत में घटित हुई थी। ये सारी घटनाएं दी गई हैं। तो अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताना है, और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए आपको फर्स्ट नंबर 1925, रॉलेट एक्ट 1919, खेड़ा सत्याग्रह 1918 एंड मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। इन्होंने कहा सबसे अंत में घटित हुई है, पहले की बात होती है तो फिर दूसरा आंसर होता, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों का चयन करें। अब संस्थापक ये दिए गए हैं इस तरीके से। संस्थापक का नाम बता देती हूँ, बाकी ऑप्शन नहीं बताऊंगी। ऑप्शन ए एम.जी. राणा डे, बी शिव नारायण अग्निहोत्री, थर्ड वी.जी. छिबदोनकर एंड फोर्थ है जी.जी. आगरकर। ये आपके ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है यहाँ पर आंसर। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड। बी यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। खैर, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, राजदोष सभा अधिनियम 1907, सेकेंड, भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1904, थर्ड, भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम 1908 एंड फोर्थ, भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु प्रेरणा अधिनियम 1910। अब ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन्होंने सही विकल्प का चयन करने को बोला है। सही विकल्प की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो जाएगा। फोर्थ आपका यहाँ पर फिलहाल गलत बता रहे हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सेफ्टी वॉल थ्योरी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सेकेंड, लाला लाजपत राय ने षड्यंत्र सिद्धांत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। थर्ड, रजनी पौलमी दत्त ने प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अब ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो कह रहे हैं कि डी उपरोक्त यानी कि सभी गलत हैं। आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सेफ्टी वॉल की थ्योरी नहीं दी थी, लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल की थ्योरी दी थी, रजनी पौलमी दत्त ने षड्यंत्र सिद्धांत के प्रतिपादित किया था,
गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रकाश संवाहक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ये रहा हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में की गई थी। सेकंड, जमींदारी एसोसिएशन, जिसे बाद में लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से जाना गया था, की स्थापना जमींदारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से प्रसन्ना कुमार टैगोर द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। हमें यहाँ पर फिलहाल गलत ऑप्शन ही चूज़ करना है। तो आंसर की बात करें तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प फिलहाल यहाँ बताने। ऑप्शन फर्स्ट, प्रथम महाधिवक्ता अजय सेतिया। सेकंड, राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। थर्ड, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष RK धर। एंड फोर्थ, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष विजेंद्र जैन। अब ये यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प की बात करेंगे तो बी ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट आपका प्रथम महाधिवक्ता अजय सेतिया, तो ये गलत है। प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो कह रहे हैं मेहरबान सिंह नेगी हो गए। ठीक है, तो आप भी एक बार देख लेना क्या सच में ये क्वेश्चन ठीक ही ठाक सुमेलित है, क्योंकि कई क्वेश्चनों में डाउट हो जाता है, तो इसलिए फिर सही वाले भी गलत लगने लगते हैं, है ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 31 नंबर पर हम चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सूची का क्वेश्चन दिया गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। 1857 विद्रोह के केंद्र और सूची सेकंड में ब्रिटिश अधिकारी। ऑप्शन फर्स्ट, बनारस कर्नल जेम्स नील। बी, झांसी सर ह्यूज रोज। सी, कानपुर सर ह्यूग व्हीलर। एंड डी, दिल्ली लेफ्टिनेंट हेडसन। तो ये फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से देते ही हैं। हम अगर यहाँ पर मिलान कर लेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक निकल ही आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इन्होंने बताया सही है, A1 B2 C3 D4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 बार लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत विलय किया गया था। ऑप्शन है हैदराबाद, बी मैसूर, सी तंजौर या डी अवध। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर है कि ए, यानी कि हैदराबाद को बता रहे हैं कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि हैदराबाद को 1798 और 1800 और भी सारा डिटेल में दिया है। तो आप आंसर PDF लेंगे जब व्हाट्सएप से, तो आप सारे अच्छे से पढ़ लेना। ये है हमारा फिलहाल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये ऑप्शन दिए गए, मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, रंगपट्टनम की संधि और बेसिन की संधि। आंसर की बात करेंगे तो डी है बेसिन की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मोहम्मद कासिम नैनोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद आंदोलन वर्ष 1866 में चलाया था। सेकंड कह रहे हैं कि थेबल उरांव ने सनातन आदिवासी महासभा के माध्यम से आदिवासियों को सुधारने का प्रयास किया था। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कोल विद्रोह, बुद्ध भगत, हो और मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह, सिद्धू और कानू एंड खोंड विद्रोह, चक्र बिसोई। अब यहाँ पर मिलान करना, ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगी, सीधे आंसर की बात करेंगे तो आंसर ए यहाँ पर बोल रहे हैं, A1 B2 C3 D4, यानी कि सभी के सभी सही सुमेलित बता रहे हैं। ठीक है, चलें, ये है हमारा क्वेश्चन, आप इसको देख लो। ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं बताया, आप देख लो, ऑप्शन आपको खुद ही क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र था। सेकंड, बड़ौदा वघेरा विद्रोह का मुख्य केंद्र था। थर्ड, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। एंड फोर्थ, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। एंड फोर्थ, वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध केरल में आंदोलन का नेतृत्व किया। अब ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ फिलहाल सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलें, ये रहा हमारा क्वेश्चन 37 नंबर पे है, और ये आप ये सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए 5th नंबर तक, और ये आंसर आप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, नील किसानों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। सेकंड, पंजाब में कूका आंदोलन की नींव पड़ी। थर्ड, पागलपंथी विद्रोह मुख्य रूप से गारो जनजाति से संबंधित एक विद्रोह था। एंड फोर्थ, दादू मियाँ फराजी विद्रोह का मुख्य नेतृत्व करता था। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर जो सही हो जाएगा, और बताना भी सही है, तो करें डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आपके चारों ही ऑप्शन सही सुमेलित है। डी ऑप्शन इन्होंने सही बताया है। ठीक है, नेक्स्ट कहना है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें।
आंसर की बात ऑप्शन की बात करें तो S.N. सेन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आधिकारिक इतिहासकार थे। बी दयानंद सरस्वती ने 1857 के युद्ध को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। सी रियासतों को हड़पने की नीति को रानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा के अंतर्गत समाप्त कर दिया। ND.R.C. मजूमदार ने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यहाँ पर बताना है गलत विकल्प। हमें गलत विकल्प का चयन करना है, तो बी ऑप्शन ये कह रहे हैं कि गलत विकल्प है। ठीक है। बात करें तो इन्होंने कहा कि वी.डी. सावरकर ने 1857 के युद्ध को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। ये इन्होंने जो दयानंद सरस्वती कहा है ये यहाँ पर गलत है। वी.डी. सावरकर जी यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, 38 नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका 39 नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए, वाद्य यंत्र तबले का चलन अमीर खुसरो ने शुरू किया था। बी, राजपूत राणा कुंभा को संगीत पर एक किताब लिखने के लिए जाना जाता है। सी, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। एंड डी, यूनानियों ने भारत में पोलो खेल का चलन किया था। अब यहाँ पर जो गलत विकल्प है वो हमें बताना है। गलत विकल्प की बात करें, देखो आंसर की बात करें तो इन्होंने कहा कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत सुमेलित है, क्योंकि तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का चलन शुरू किया था। तो डी ऑप्शन गलत है। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वेश्चन। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट, मुगल काल में उलेमा को दस्तार बंदान कहा जाता था। बी, भारत का सिराज कहे जाने वाले जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। सी, जौनपुर जिसे भारत के सिराज के रूप में जाना जाता था की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। एंड डी, सरकी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो यहाँ पर बताना कि गलत विकल्प क्या है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर गलत बता रहे हैं। सल्तनत काल में उलेमा को दस्तार बंदान कहा जाता था। ये कह रहे कि मुगल काल में, तो मुगल नहीं, सल्तनत काल में। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पंजाब में स्थित मीर भोज के पेहोवा अभिलेख में घोड़ों की खरीद बिक्री के लिए लगने वाले बाजार का उल्लेख किया गया है। बी, अकबरनामा में 89 सर्वश्रेष्ठ फारसी कवियों का उल्लेख किया गया है जिनमें फैजी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। हमें फिलहाल यहाँ पर सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर फिलहाल सही है। सेकंड कह रहे कि अकबरनामा में 89 नहीं बल्कि ये आपके 59, ठीक है, 59 सर्वश्रेष्ठ फारसी कवियों का उल्लेख किया गया है जिनमें फैजी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, चले ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सूची का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना होता है, सबको पता है। ये शासक है संबंधित राज। ऑप्शन है कुतुब शाह मारवाड़, बी राणा हमीर मालवा, सी राणा चुंडा गोलकुंडा एंड डी बाज बहादुर मेवाड़। तो अब ये यहाँ पर विकल्प ऐसे दिए ही गए होते हैं, ये भी आपको पता है। हम डायरेक्ट विकल्प की बात करेंगे तो 43 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। A3, B4, C1 एंड D2। ठीक है, चलें ये देखिए मैच लिस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट कहना है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अकबर के शासन के दौरान 1595 में बरार राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। सेकंड, 9वीं शताब्दी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने पाल शासक धर्मपाल को रोहामा कहकर संबोधित किया। तो ये उसके ऑप्शन दिए गए हैं। हमें फिलहाल यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना है। बात करेंगे तो कह रहे हैं कि डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। फिर गलत विकल्प बताना। ऑप्शन है खुलासात उत तवारीख मुगल साम्राज्य में सुजान राय द्वारा लिखित फारसी भाषा की पुस्तक है जिसका संबंध औरंगजेब से था। बी, पादशाहनामा पुस्तक मुगल साम्राज्य में अब्द अल हामिद लाहौरी द्वारा लिखी गई थी जिसका संबंध शाहजहां से था। सी है गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक अहमद कासिम हिंदू शाह अस्तर बदी तारीख फरिश्ता द्वारा लिखी गई थी जिसका संबंध जहांगीर से था। तो अब यहाँ पर बताना है कि गलत विकल्प क्या है। डी ऑप्शन कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। गलत विकल्प की बात करें तो कह रहे हैं डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन्होंने सबको ही सही बताया है। तो इसको देख लीजिए एक बार, इसको हम टेक्स्ट बुक से मैच करेंगे, अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं बताऊंगी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण इल्तुतमिश। सेकंड, बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड, 1000 सितून का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। एंड फोर्थ, शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक। तो
तो ये फिलहाल आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कितने गलत हैं वो बताना है। आंसर की बात करें तो बी कह रहे हैं कि केवल फर्स्ट और सेकंड मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश नहीं होगा, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ठीक है, बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण, तो यहाँ पर इल्तुतमिश हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड गलत हैं, थर्ड आपका सही है। गलत पूछा इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनका कहना है कि निम्नलिखित में से कौन पृष्ठपुर का शासक था। ऑप्शन है दमन, महेंद्र, महेंद्रगिरी, व्याघ्रराज। अब इसमें आंसर बताना है कि कौन सा, तो सी ऑप्शन है महेंद्रगिरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ये बौद्ध संगीति हैं, ये संबंधित शासक हैं। प्रथम का बौद्ध संगीति का कनिष्क बता रहे हैं, द्वितीय का अजातशत्रु, तृतीय का अशोक एंड चतुर्थ का कालाशोक। अब हमें यहाँ पर इसको बताना है, सही विकल्प ही इसमें चुनने हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बोल रहे हैं कि तृतीय जो बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, तो इसमें अजातशत्रु हो जाएंगे, प्रथम में अजातशत्रु चले जाएंगे। ठीक है, द्वितीय में कालाशोक हो जाएंगे, ये जो द्वितीय हो रही इधर कालाशोक होना चाहिए, अजातशत्रु उधर चले जाने चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि सी ऑप्शन ही केवल सही सुमेलित, बाकी गलत सुमेलित है, तो इनको आप सही कर लेना। ठीक है, ये रहा हमारा 47 नंबर क्वेश्चन, सिंपल है, ये आपके ऑप्शन है। ये रहा आपका 48 नंबर क्वेश्चन, ये ऑप्शन है, इनको मिलान कर लीजिएगा। बात करें तो कह रहे मौर्य काल में प्रचलित कुछ करों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है प्रणय आयात कर, बी वर्तनी सड़क कर, सी हिरण्य आपातकालीन कर, एंड डी प्रवेश नगद कर। अब कह रहे कि इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा वर्तनी सड़क कर। सही विकल्प ये है, बल्कि जो प्रणय है और आपका हिरण्य है ये अलग अलग है। वो क्या है वो आप PDF से देख लेना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट करें कि अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ऑप्शन है एरागुंडी, बी सोपारा, सी जौगढ़ एंड डी कालसी। अब इसमें से देहरादून में स्थित है, देहरादून जिले में स्थित है, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि कालसी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कहाँ कहाँ स्थित है वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, एंड फोर्थ कास्टिक पोटास कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मुझे उत्तराखंड का तो नहीं आइडिया, मगर PCS में 4 से 5 बार पूछा गया है। इसके ये ऑप्शन बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा, ये तीनों को UPSC में भी मैंने 2-3 बार देखा और PCS में मैंने 4 से 5 बार देखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद कर लेना, बाकी और कुछ चाहे कम भी याद करना। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगी, सीधा आंसर पे चलेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं सही विकल्प, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, फोर्थ आपका यहाँ पर गलत बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप इनको देख लीजिए तब तक फटाफट से। ये रहा हमारा 51, इसको भी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट कहना है इनका कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। ये पूछ रहे हैं, ऑप्शन है मरुस्थलीय मृदा में लवण एवं फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बी मरुस्थलीय मृदा में जीवांश पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी होती है, सी मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, एंड डी कहने की बाजरा, सोयाबीन, मोटा अनाज, सरसों, जौ इत्यादि मरुस्थलीय मृदा की प्रमुख फसलें हैं या मुख्य फसलें हैं। तो जो इसमें गलत है वो बताना है। 52 में जो गलत है वो बताएं। बात करें अगर तो यहाँ पर डी कह रहे हैं कि 52 में आपका डी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय मृदा में लवण एवं फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा में जीवांश पदार्थों नाइट्रोजन की कमी होती है। और मरुस्थलीय मृदा की प्रमुख फसलें तो बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ इत्यादि मरुस्थलीय मृदा की मुख्य फसलें हैं। ठीक है, ये रहा फिलहाल हमारा क्वेश्चन, इसको आप देख लो, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट मृदा में उपस्थित एक पोषक तत्व नाइट्रोजन जड़ों के विकास में सहायक होता है, सेकंड मृदा में उपस्थित एक पोषक तत्व फास्फोरस प्रोटीन के उत्पादन में सहायक होता है, थर्ड मृदा में उपस्थित एक पोषक तत्व कोबाल्ट विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। ये फिलहाल ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प की बात करें तो 53 का सी ऑप्शन यहाँ पर केवल थर्ड आपका सही बता रहे हैं। ये रहा आपका 53 नंबर क्वेश्चन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इनका कहना है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट धन शोधन निवारण अधिनियम 2004, सेकंड विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी 1999, थर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, फोर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 यानी कि 1934, फिफ्थ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। ये फिलहाल ऑप्शन दिए गए हैं,
आंसर की बात करें सही विकल्प का चयन करना। आंसर आपका यहाँ पर 54 का बी ऑप्शन सही कह रहे हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत है। धन शोधन अधिनियम 2002 हो जाएगा, ये 2004 करे तो ये यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है, 2002। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, आपको पता है तो इसमें आंसर चूज कर लेना। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। सेकंड, भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये फिलहाल आपका ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर सही विकल्प की बात करें तो 55 का सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना। ऑप्शन फर्स्ट, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला चंपावत। सेकंड, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला देहरादून। थर्ड, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार। तो ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो गलत विकल्प है वो हमको सही बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग इन्होंने बताया है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट करें कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, भोटिया जनजाति के सबसे अधिक आबादी वाला जिला पिथौरागढ़। सेकंड, जौनसारी जनजाति की सबसे अधिक आबादी वाला जिला देहरादून। थर्ड, बुक्सा जनजाति की सबसे अधिक आबादी वाला जिला ऊधम सिंह नगर। फोर्थ, वनराजी जनजाति की सबसे अधिक आबादी वाला जिला पिथौरागढ़। एंड फिफ्थ, थारू जनजाति की सबसे अधिक आबादी वाला जिला हरिद्वार है। अब यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना। 57 नंबर क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बोल रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, ब्रह्मांड उत्सव को 2009 में यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया था। बी, कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में घोषित किया गया था। सी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। एंड डी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब इनमें से कोई एक तो गलत है, तो अगर गलत की बात करें तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि गलत है आपका, क्योंकि जो नंदा देवी है इसको 1998 में 1998 में बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 58 का इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो भी फ्रेंड्स हैं वो आप देख लो इसको। नेक्स्ट कहना है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। फिर से गलत बताना। ऑप्शन ए, संस्कृति के विकास के लिए सन 2004 में देहरादून में संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना की गई थी। बी, अल्मोड़ा के फलसीमा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को की गई थी। सी, वर्ष 2003 में अल्मोड़ा में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। एंड डी, भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 कॉलेज देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में स्थित है। अब यहाँ पर बताना कि गलत विकल्प कौन सा है, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं आपका कि गलत विकल्प है। भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 कॉलेज देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। जो पिथौरागढ़ है ये गलत हो जाएगा, ओके। ये रहा आपका 59 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष देवी दत्त पंत थे। सेकंड, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान देहरादून जिले में अवस्थित है। थर्ड, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में अवस्थित है। फोर्थ, चमोली का ऐतिहासिक नाम ब्रह्मपुर है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करें सही विकल्प का चयन करना है, तो आंसर हमारा फिलहाल यहाँ पर ए है, यानी कि ए ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, फरक्का बैराज का निर्माण वर्ष 1975 में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। बी कह रहे हैं कि भारत में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। सी, भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई ओडिशा में होती है। एंड डी, शारदा नहर पर ही खटीमा जल विद्युत परियोजना भी स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर हमें गलत विकल्प बताना है, तो गलत विकल्प की यहाँ पर बात करेगा 62 नंबर क्वेश्चन की। तो आपका जो गलत विकल्प है वो कह रहे हैं कि सी, भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई ओडिशा में होती है। तो कह रहे हैं भारत में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। अन्य भी दिया गया है, जैसे भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है, लेकिन वो चीज़ें आप वहाँ पढ़ लोगे तो आपका समय ऐसे वीडियो में बच जाएगा, है ना। कैसा रहा आज का प्रयास ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊं और फटाक से आंसर बता दूं, ऑप्शन भी नहीं दिखाया,
मतलब ऑप्शन भी नहीं बताया आज, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। सेकंड, एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और विपणन अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों के ग्रेडिंग और मानकीकरण को बढ़ावा देती है। थर्ड, हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा मटर में पाई जाती है। तो ऑप्शन भी दिए गए हैं, बट गलत विकल्प का पहले चयन करना है। देखो, गलत विकल्प की बात करें तो यहाँ पर बोल रहे कि सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। बात करें तो हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा लोबिया में पाई जाती है बता रहे हैं। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, एक बात और बता दूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो की वजह से ये इस तरीके से मतलब जो पेपर है इसका वीडियो बनाने की वजह से अपना टाइम बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं, पर यकीन मानिए मैं गई थी तो मैंने डिजिटल ये पेपर मांगे थे। डिजिटल बहुत कॉस्टली पड़ रहे थे। सारी चीज़ें फ्री है। अभी मैं कोई सुपर थैंक्स भी नहीं लेती, कोई चार्जेस भी नहीं लगाई हूँ, तो मेहनत कर रही हूँ। तो आप ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा कि ठीक है कि नहीं है। अब मैं चाहूँगी कि मैं कुछ बहुत चीज़ें करूँ, क्योंकि ये जो फिजिकल भी मैंने टेस्ट पेपर लिए ये भी आपके सस्ते नहीं पड़ते हैं, पर ये है कि ये डिजिटल से सस्ते पड़ते हैं। डिजिटल आपका काफ़ी कॉस्टली है, और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं डिजिटल किसी को सेंड करूँगी उसके बदले में पैसे लूँगी। आगे रहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान कब तक फ्री कर सकता। टाइम देना, नेट खर्च होना, काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, और अपना भी समय जाता ही है। कुछ और काम मुझे करने होते, बट मैं उनको रोक के पहले ये करती हूँ। ये मेरे प्रायोरिटी में, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। पर आगे कोशिश है कि आप बताइएगा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, आपका जो सुझाव रहेगा उसी को मद्देनज़र चीज़ें करती रहूँगी। तो ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई थी। बी, वैश्विक स्तर पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। सी, बड़े पैमाने यानी वृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व में प्रथम देश ब्राज़ील है। एंड डी कह रहे हैं कि संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने, भोजन की गुणवत्ता और में सुधार और भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। फिलहाल इसमें कोई एक तो गलत है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो विश्व में पहला देश है वो क्यूबा है जिसने जैविक कृषि को अपनाया है। एंड ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। एंड कुछ आंसर मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो आप पीडीएफ से देख लो। ये रहा आपका क्वेश्चन, मैं अनावश्यक क्यों बताऊँ, है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, जूट एक अखाद्य खरीफ फसल है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। सेकंड, अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है। थर्ड, मेक्सिको विश्व का ऐसा पहला देश जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित की गई है। एंड फोर्थ, तिलहनी फसलें मुख्य रूप से खरीफ और रबी दोनों मौसमों में फसलें मानी जाती हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प बताना है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, थर्ड आपका गलत है। तो ये 150 क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूँगी कि हाफ हाफ करके 2 भाग में इसको अपलोड कर दूँ। तो ये अभी मैं अपलोड कर रही हूँ, आप इसको तब तक पढ़िए। मैं फिर 5-6 बजे तक इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। दूसरी बात, मेरे आसपास महाभारत शुरू हो गई है, तो अभी मैं इसको यहीं तक रखती हूँ। ओके, थैंक यू।